प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर आपकी हिंदी शिक्षिका सुमन भारद्वाज आपके साथ हैं। बच्चों, आज मैं आपको आप ही की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ समझाऊंगी, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, आपने कक्षा 6 में संस्मरण विधा पर आधारित बचपन पाठ पढ़ा होगा, जो कि कृष्णा सोबती के बचपन का संस्मरण था। ठीक उसी तरह पाठ दादी माँ भी एक संस्मरण विधा पर आधारित पाठ है, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। केवल अंतर यह है कि बचपन संस्मरण में कृष्णा सोबती ने अपने बचपन के संस्मरण को याद किया था, जबकि यहाँ लेखक अपनी दादी माँ के साथ बिताए कुछ पलों को याद करते हैं, क्योंकि इस समय उनके हाथ में एक पत्र है जो कि उन्हें उनके बड़े भाई ने लिखा है, और उसमें एक दुखद सूचना है कि लेखक की दादी माँ का निधन हो चुका है। वास्तव में बच्चों को अपनी दादी और नानी से जितना प्यार होता है, वे उन्हें सोच ही नहीं पाते कि वे कभी उन्हें खो भी सकते हैं, परंतु यही वास्तविकता है। इसीलिए आइए चलते हैं और लेखक के बचपन के कुछ संस्मरण को समझते हैं। पाठ में हिंदी कैलेंडर के अनुसार कुछ महीनों के नाम आए हैं, जिनकी जानकारी होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अंग्रेजी महीनों के अनुसार उनकी समय सीमा क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम की। सबसे पहले चैत्र का महीना आता है, जिसे चैत भी कहते हैं, और उसका समय होता है मार्च से अप्रैल के बीच का। उसी प्रकार दूसरा महीना वैशाख माना जाता है, जिसकी शुरुआत अप्रैल बीच से लेकर मई के बीच समय तक उसका अंत हो जाता है। तीसरा महीना ज्येष्ठ होता है, जिसे जेठ भी कहा जाता है। आपने हो सकता है कभी अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जेठ की दोपहरी में बाहर खेलने मत जाओ, क्योंकि आपको पता है कि मई जून में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उसी को जेठ का महीना कहा जाता है। आषाढ़ जून से जुलाई के बीच का समय, जबकि श्रावण जुलाई से अगस्त के बीच का समय होता है, जब आपको पता है कि बरसात या वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका होता है। इसी के साथ भाद्रपद मास की शुरुआत होती है अगस्त से सितंबर के बीच के समय में। अश्विन क्वार का महीना होता है, जो कि सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर के बीच के समय में समाप्त हो जाता है। कार्तिक अक्टूबर से नवंबर के बीच का समय होता है। माघशीर्ष नवंबर से दिसंबर के बीच का समय होता है, जबकि पौष दिसंबर से जनवरी के महीने का बीच का समय होता है। पौष को ही हम पूस भी कहते हैं, यानी कि चैत्र को चैत, ज्येष्ठ को जेठ, श्रावण को सावन, भाद्रपद को भादों, आश्विन को क्वार और पौष को पूस भी कहा जाता है। माघ जनवरी से फरवरी के बीच का समय, और फागुन फरवरी से मार्च के बीच का समय, जब आप सब होली का त्यौहार मनाते हैं। तो आशा है आपको हिंदी के महीने भी समझ में आ गए होंगे, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि किस प्रकार हिंदी के महीने और अंग्रेज़ी कैलेंडर के महीनों में अंतर होता है। यहाँ पर हम लेखक की
दादी माँ की कुछ विशेषताएं और उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं जानने जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो लेखक की दादी माँ थीं, उनके व्यक्तित्व में विशेषताएं क्या क्या थीं। जी हाँ, लेखक की ही नहीं, मैं तो कहती हूँ सभी की दादी माँ में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। दादी माँ अनुशासन प्रिय होती हैं, स्नेहशील होती हैं, सहृदय और दयालु भी होती हैं और सबसे प्रेम करने के साथ साथ वे एक कुशल प्रशासिका भी होती हैं। और त्याग की मूर्ति तो उनको कहना कोई गलत बात है ही नहीं। जहाँ बच्चे प्यार से उनका कुछ अनमोल चीज़ भी मांग लें तो भी वो देने में कभी भी हिचकिचाती नहीं है। तो ये होती है दादी और नानी की विशेषताएं। ऐसी ही कुछ विशेषताओं से भरी थी लेखक शिव प्रसाद की दादी माँ। लेखक अक्सर बचपन में अपने गांव जाया करते थे, क्योंकि वे अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। और जब वे वहाँ जाते तो उन्हें गांव में तालाब के झागदार पानी में नहाना और कीचड़ में सनना बहुत पसंद आता था, क्योंकि जब तालाब में पानी मटमैला सा होता था, झागदार पानी होता था, तो उसमें गांव के बच्चे अक्सर बहुत छलांगे लगाया करते थे। ऐसे समय में लेखक को भी गांव के तालाब में नहाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक बार वे बीमार हो गए और जब वो उस क्वार के महीने में झाग वाले पानी में नहाकर बीमार हुए, तो दादी माँ ही थी जो लेखक की बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी। दिन भर लेखक के पास बैठे रहना, उनका बुखार देखते रहना, पंखा झलना और तो और दालचीनी का लेप लगाना उनके लेखक के प्रति स्नेह को दर्शाता है। यहाँ तक कि जब लेखक अपनी बीमारी के कारण किशन भैया की बारात में ना जा सके, तो भी उन्होंने रात में महिलाओं की डांट से लेखक को चुपचाप बचा लिया। वे घर में अनुशासन प्रिय तरीके से रहना पसंद करती थीं। उन्हें प्रत्येक कार्य समय पर और सुचारू रूप से करवाना बहुत पसंद था। इसका एक उदाहरण ये भी था कि एक बार की बात है, जब उनके किशन भैया की शादी की तैयारियां चल रही थी, तब हर कार्य उन्हीं की देखरेख में होता था। ये बात और है कि सभी पड़ोसियों को पता था कि दादी माँ काम कुछ नहीं करती, लेकिन हाँ, काम करवाने की कुशलता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और इस प्रकार यदि वे वहाँ न भी होती तो भी लोगों को उनके आज्ञा का, उनकी अनुमति का इंतज़ार करना पड़ता था कि किसी भी काम को वो लोग अपने तरीके से नहीं कर सकते थे। इससे पता चलता है कि उनकी दादी माँ अनुशासन प्रिय थी, स्नेहशील थी। जब लेखक अपनी बीमारी के कारण किशन भैया की बारात में ना जा सके, तो रात में महिलाओं का स्वांग, ये प्रथा हुआ करती थी गांव में कि जब बारात जाती थी तो बारात के चले जाने पर जितने पुरुष वर्ग था वो सब बारात में चले जाते थे और जितनी महिलाएं थी वो घर में रह जाती थी। और तब बारात से लेकर पुत्र उत्पत्ति के समय तक, यानी कि बच्चे की शादी हो जाए, उसके बाद उनको बच्चा भी पैदा हो जाए, तब तक का स्वांग महिलाएं रचा करती थी एक नाटक के रूप में, और जिसे केवल महिलाएं करती थी और महिलाएं ही देखती थी। परंतु वहाँ पर किशन भैया की बारात में लेखक तो बीमारी की वजह से नहीं गए, तो वो चादर ओढ़ के सोए हुए थे और चादर के नीचे से चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी किसी महिला को पता चल गया और वो उसे छेड़ने लगी, लेकिन तभी लेखक के सिर पर स्नेह की छाया बनाकर रखने वाली दादी माँ ने उन्हें ये कहकर झिड़क दिया कि अरे लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको
बैठे रहने दो, क्योंकि वहाँ पर लेखक के साथ उनके एक और रिश्तेदार भी थे जो कि बारात जाने के बाद गांव पहुँचे थे, इसलिए बारात में नहीं जा सके थे। इस प्रकार दादी माँ बहुत स्नेह से लेखक को हर परेशानी से बचा लिया करती थी। और तो और वे बहुत सहृदय थी, दयालु थी, लेकिन उनके अंदर प्रशासनिक प्रवृत्ति भी थी। रामी की चाची को एक बार सूद में उन्होंने पैसे दिए। जब वो समय से वापस ना कर सकी तो दादी उनको बुरा भला कहने लगी। तब रामी की चाची ने बहुत दुखी होकर के कहा कि अम्मा, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे थोड़ा समय और चाहिए, मैं आपकी रकम वापस कर दूंगी। तब दादी का मन पिघल गया और उन्होंने सारा कर्जा माफ़ कर दिया और उसे 10 रुपये भी दिए और कहा कि जैसे तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, उसकी शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वे इतनी सहयोगी थी कि जब गांव में किसी को विषूचिका का अर्थ होता है हैजा, अगर किसी को हैजा जैसी बीमारी हो जाए या कोई अन्य बीमारी हो जाए तो उनके पास ढेर सारी दवाइयाँ रहती थी और वह झट से पहुंच जाती थी दवाइयाँ देने के लिए, अपनेपन से रोगी का ध्यान रखने के लिए। ये बताता है कि उनके स्वभाव में सहयोगीपन बहुत ज़्यादा था। इसी तरह दादी माँ हर छोटी बड़ी परेशानी में स्वयं आगे आकर अपने बच्चों को परेशानी से बचा लिया करती थी। दादाजी की मृत्यु के पश्चात एक बार ऐसा हुआ कि दादी माँ इसी प्रकार जीवन जी रही थी कि दादाजी की मृत्यु हो गई। अब वो दुखी रहने लगी और उनके दुख का एक कारण ये भी था कि उनके जो धोखेबाज शुभचिंतक थे उनके कारण उनकी परेशानी बढ़ गई थी। और लेखक के पिताजी ने दादी माँ के बहुत मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर बहुत सारे रुपए खर्च कर दिए थे, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तब दादी माँ ने अपने संदूक में से अपना सोने का कंगन, जो कि उनकी अपनी संपत्ति थी, पिताजी ने उनको बहुत प्यार से दिया था, दादाजी ने वो संपत्ति का कंगन भी लेखक के पिताजी को आर्थिक सहायता के लिए दे दिया। ये उनका त्याग था कि उन्होंने अपने पति की दी हुई निशानी को भी अपने बच्चों के कष्ट दूर करने में लगा दिया। और आज जब लेखक बड़े हो चुके हैं, उनके हाथ में उनके भाई का पत्र है जिसमें लेखक की दादी माँ के निधन की सूचना है और वह इस सूचना पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दादी, नानी, माता, पिता, जो भी आपके घर के बड़े हैं, उनका जीवन बहुत अमूल्य है। इसलिए उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा मानना और उनका दिल ना दुखाना आप सभी का कर्तव्य है। इस प्रकार लेखक ने अपनी दादी माँ से जुड़े कुछ संस्मरण को आपके साथ साझा किया है पाठ के माध्यम से। तो अब आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से दादी माँ का पाठ समझ में आ जाएगा। और ये संस्मरण लेखक ने लिखा है। इसके पश्चात आप भी अपनी दादी माँ के साथ जुड़े कुछ किस्से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से आपको भी संस्मरण विधा लेखन आएगा और आप भी लेखक बन सकते हैं। तो बच्चों, प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ एक बार फिर आपको ये शुभकामनाएं देते हुए कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने बड़ों की हमेशा सेवा करें, बुज़ुर्गों का सम्मान करना सीखें। धन्यवाद।